11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे पश्चिमी मोर्चे पर अचानक सब खामोश हो गया। 4 साल 3 महीने और 14 दिन चले पहले विश्व युद्ध के बाद अब गोलियां रुक चुकी थी। सैनिक अपनी थकी हुई आंखों से युद्ध के मैदान को देख रहे थे। मिट्टी में पड़े हेलमेट, टूटी राइफलें और हजारों लाशें। दुनिया ने सोचा यह शांति की शुरुआत है, लेकिन असल में तो यह उस कहानी का पहला पन्ना था जो सिर्फ 21 साल बाद दुनिया को और भी खतरनाक आग में झोंक देगी। 1918 के वर्ल्ड वार फर्स्ट के खत्म होने के बाद तारीख थी 11 नवंबर 1918। जर्मनी ने युद्ध विराम पर दस्तखत कर दिए। पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई बंद हुई, लेकिन पूरी यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में छोटी मोटी झड़पें जारी रही। युद्ध के बाद का यूरोप टूट चुका था। लगभग 1 करोड़ सैनिक मारे गए थे, करीब 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे, करोड़ों नागरिक ने अपने घर खो दिए। 4 विशाल साम्राज्य धराशायी हो गए, जैसे कि पहला था उसमें से जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ऑटोनोमन साम्राज्य, रूसी साम्राज्य। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं थे, यह लाखों लोगों की पहचान, संस्कृति और भविष्य बदल देने वाली घटनाएं थी। अब उसके बाद होता यूं है, पेरिस ऑफ कॉन्फ्रेंस 1919 में बनाया जाता है। युद्ध के बाद विजेता देश पेरिस में जुटे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। उद्देश्य था एक ऐसा समझौता बनाना जिसमें भविष्य में युद्ध ना हो, लेकिन माहौल में नफरत थी। खासकर फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दिया जाए, इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वह फिर कभी युद्ध ना कर सके। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ बनाया गया जिसका नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साय। जर्मनी को दोषी ठहराया गया। इसमें उसको वार गिल्ट क्लॉसेस आर्टिकल 231 के तहत सेना को घटाकर सिर्फ 1 लाख सैनिक कर दी गई। टैक्स, विमान, पनडुब्बी रखने पर उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। जमीनें छीन ली गई और उसमें ऐसा बोला गया कि अब आपको 132 अरब गोल्ड मार्क का मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए मौत जैसा था। जर्मनी के अखबारों ने इसे दिक्कत कहा, यानी जबरदस्ती थोपा गया समझौता। यह समझौता शांति की जगह बदलने की भावना को जन्म ले लिया। और ऐसा कुछ हुआ दोस्तों कि 3 नए देश का जो है जन्म हुआ। उसमें से पहला था ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोनोमन साम्राज्य के टूटने से नए राष्ट्र पैदा हुए। इसमें से जो पहला था पोलैंड, 1 सदी बाद स्वतंत्र हुआ। चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाक लोगों का नया देश था। यूगोस्लोवाकिया, लिथुआन, लातविया, एस्टोनिया का यह जो है नया देश था। बाल्टिक देश, मध्य पूर्व में इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, लेकिन यह सब उपनिवेशी निर्णयक में थे। यह आत्मनिर्णय का समय था, लेकिन कई सीमाएं ऐसी भी थी जहां अलग भाषाएं, धर्मों के इतिहास वाले लोग एक ही देश में डाल दिए गए, जिससे आगे टकराव हुआ दोस्तों। अब उसमें कुछ और भी चीज़ें होती, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया 1920 में। विचार यह था कि यह एक ऐसा संगठन जो देश के बीच झगड़े को युद्ध से पहले रोक दे। मुख्यालय था इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। शुरुआती में लगभग 42 सदस्य देश थे, लेकिन अमेरिका ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। जर्मनी और सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश शुरुआती वर्षों में बाहर रहे। लीग के पास अपने सैन्य ताकत नहीं थी, सिर्फ नैतिक दबाव था। नतीजा यह निकला, जापान, इटली और जर्मनी जैसे आक्रामक देश को रोकने में नाकाम रहा। यह लीग ऑफ नेशंस का कोई मतलब नहीं रहा। अब बात करेंगे, अगला जो बदलाव आया वो हुआ, रूस में क्रांति हुई और कम्युनिज्म का फैलाव हुआ। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति, लेनिन और कम्युनिटी सरकार बनी। पूंजीवादी पश्चिमी देशों को डर था कि यह विचारधारा उनके देशों में फैल सकती है। कई देशों ने सोवियत रूस के खिलाफ गृह युद्ध में हस्तक्षेप भी किया, लेकिन असफल रहे। आने वाले दशकों में यही पूंजीवाद साम्यवाद की टकराई आगे जाकर शीत युद्ध में बदल गई। 1920 में क्रांति का एक भ्रम भी हुआ, जिसमें कि युद्ध के बाद कुछ साल खासकर अमेरिका में आर्थिक उछाल का समय था। यूरोप में जर्मनी महंगाई और कर्ज में इतना डूबा था कि 1923 में महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि रोटी खरीदने के लिए लोगों को बोरे में भर के नोट लेके जाना पड़ता था। इस दौर में लोग सोच रहे थे कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सतह के नीचे असंतोष, बेरोजगारी और कट्टर राजनीति पनप रही थी।
इसी समय महान आर्थिक मंदी आई 1929 में। तारीख था 29 अक्टूबर 1929, जिसमें ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। अमेरिका के शेयर बाजार का पतन हुआ और यह एक गिरावट पूरे विश्व में फैल गई। बैंक बंद हो गए, फैक्ट्रियां ठप, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अमेरिका 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग नौकरी खो बैठे अमेरिका में। जर्मनी पहले से वर्साय ट्रीटी के बोझ में दबा हुआ था, अब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई थी। प्रभाव कुछ ऐसे पड़े कि लोग लोकतांत्रिक सरकारों के निराश हो गए। जनता में ऐसे नेताओं को चुनना शुरू कर दिया जो बड़े वादे करते थे, भले ही वो तानाशाह ही क्यों ना हो। यही माहौल कट्टरपंथी राजनीति के लिए उपजाऊ जमीन बना। जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय भी हुआ दोस्तों। उसमें क्या हुआ, जर्मनी में 1920 के दशक की शुरुआत में नाजी पार्टी NSDAP छोटी सी चरमपंथी पार्टी थी। अडॉल्फ हिटलर एक असफल कलाकार था, वर्ल्ड वार 1 में पूर्व सैनिक भी था, लेकिन पार्टी की बागडोर उसी ने संभाली। वर्साय ट्रीटी के अपमान, महंगाई और बेरोजगारी ने जनता को गुस्से से भर दिया था। हिटलर ने प्रचार किया, जर्मनी के लिए खोई हुई गौरवशाली ताकत वापस लाऊंगा, वर्साय की शर्तों को खत्म कर दूंगा, आर्य नस्ल की श्रेष्ठता और यहूदियों को दोषी ठहराता रहा। 1930 के चुनाव में नाजी पार्टी दूसरा सबसे पार्टी बन गई, जो कि बहुत ही ताकतवर पार्टी थी। उधर इटली में मुसोलिनी और फासीवाद का जन्म हुआ। वर्ल्ड वार 1 के बाद इटली की आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीति अस्थिरता से जूझ रहा था। बेनितो मुसोलिनी, पूर्व पत्रकार और सैनिक, ने फासीवाद का नारा दिया। 1922 में मार्च ऑन रोम के बाद वह प्रधानमंत्री बना और फिर तानाशाह। मुसोलिनी ने यह कहा कि मैं मीडिया पर नियंत्रण करूंगा, राजनीति तो विरोध का खत्म करूंगा और सैन्य विस्तार का साम्राज्य बनाने की योजना शुरू करूंगा। उसने यह सारी चीजें कर दिखाया। उसका सपना था रोमन साम्राज्य का पुनर्निर्माण करना। उधर जापान में भी उधर बहुत सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। जापान का उदय और एशिया में विस्तार हुआ। वर्ल्ड वार 1 के बाद जापान विजेता देशों के साथ था, लेकिन युद्ध के बाद उसको जो अपेक्षा था कि मैं जीता हूं, तो उसको उस टाइप का इनाम नहीं मिला। इसीलिए वहां भी 1929 की मंदी में जापान को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर दिया दोस्तों। सेना और राष्ट्रवादी नेताओं ने सत्ता पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। 1931 में जापान ने मंचूरियन 3 का उत्तरी इलाका पर कब्जा कर लिया। यह लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन लीग ने कुछ नहीं किया, जिससे देशों को हौसला बढ़ गया और उसने कुछ ऐसी सारी चीज़ें की जिससे कि दोस्तों जापान जो है वो जीती हुई पार्टी में था, लेकिन उसे उतना कुछ नहीं मिला जो वो चाहता था। उधर जर्मनी में हिटलर की सत्ता पर चढ़ाई हो गई। उधर 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद में हिटलर ने सांसद की ताकत खत्म की और एक नया इनेबलिंग एक्ट लाया। सभी विपक्षी पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया, मीडिया, पुलिस और सेना पर नियंत्रण कर लिया। जर्मनी अब लोकतंत्र से तानाशाही में बदल चुका था और यही वह शुरुआत थी जहां से वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत का नींव बुनी गई। इधर हिटलर का जो है जर्मनी में बदलना शुरू कर दिया। 1933 के बाद जैसी सत्ता में आया हिटलर, वह पूरा जर्मनी को पलट ही दिया। वर्साय ट्रीटी की शर्तों को तोड़ते हुए उसने सेना का विस्तार किया, वायुसेना बनाई, टैंकों और जहाज़ों का उत्पादन बढ़ाया। यह सब खुलेआम हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने चुप्पी साध ली। कारण था कि वो फिर से युद्ध नहीं चाहते थे। उनका सोच यह था कि हिटलर शायद सिर्फ वर्साय की अन्याय हुआ था उन लोगों के साथ, उसकी शर्तों को हटवाना चाहता है। और इधर मुसोलिनी का साम्राज्यवादी सपना भी स्टार्ट हो गया था। इसने एबिसिनिया पर हमला कर दिया। एबिसिनिया लीग ऑफ नेशंस का सदस्य था, लेकिन लीग ने केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। तेल और हथियारों पर कोई रोक नहीं लगी थी। नतीजा यह कि इटली ने आसानी से एबिसिनिया पर कब्जा कर लिया। इससे साफ हो गया कि लीग ऑफ नेशंस कमजोर है और आक्रामक देशों को कोई नहीं रोक सकता है। राइनलैंड का पुनः सैनिकरण हुआ 1936 में। वर्साय ट्रीटी के अनुसार जर्मनी को राइनलैंड में सेना भेजने की मनाही थी। मार्च 1936 में हिटलर ने राइनलैंड में सेना भेज दिया। यह एक बड़ा जोखिम था। अगर फ्रांस ने कदम उठाया तो हिटलर को पीछे हटना पड़ता, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ भी नहीं किया। यह हिटलर के लिए एक बड़ा सबक था। दुनिया उसे रोकने के लिए युद्ध नहीं करना चाहती थी। स्पेनिश गृह युद्ध, उधर स्पेनिश का भी गृह युद्ध स्टार्ट हो गया।
1936 से लेकर 1939 तक चला। स्पेन में लोकतांत्रिक सरकार और जनरल फ्रैंको की फौज के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रैंको को समर्थन किया और हथियार, विमान और सैनिक लोगों को भेज दिया। सोवियत संघ ने सरकार का समर्थन किया। यह गृह युद्ध यूरोप के भविष्य की एक झलक था। लोकतंत्र बनाम फांसीवाद। 1939 में फ्रैंको की जीत हुई और स्पेन में तानाशाही स्थापित हो गया। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ? 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जर्मनी से मिला दिया। वर्साय संधि में यह प्रतिबंधित था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने विरोध नहीं किया। ऑस्ट्रिया में कई लोग जर्मनी में शामिल होने के पक्ष में थे, जिससे हिटलर को आसानी हुई और उसने उसको आसानी से मिला दिया। म्यूनिख समझौता। 1938 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में सुडेनलैंड पर दावा किया। यहाँ बड़ी जर्मनी भाषा आबादी थी, मतलब जर्मन भाषा वहाँ बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध टालने के लिए म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किया। चैम्बरलेन ने कहा, पीस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय में शांति लाओ। लेकिन हकीकत में यह एक तुष्टीकरण की नीति थी, जिसने हिटलर को और ताकतवर बना दिया। चेकोस्लोवाकिया का पूरा कब्जा। 1939 में मार्च 1939 में हिटलर ने बाकी चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। अब यह साफ हो गया था कि हिटलर केवल जर्मनी भाषा क्षेत्रों को सीमित नहीं रहेगा, उसका मकसद यूरोप पर कब्जा करना था। नाजी सोवियत संघ का इधर उदय होना स्टार्ट हो गया। 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हमला ना करने की संधि, मतलब वो आपस में कभी हमला नहीं करेंगे। गुप्त समझौते भी तय हुए। पोलैंड को दोनों देश ने आपस में बांट लिया। यह समझौता पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। दो दुश्मन वैचारिक रूप में एक साथ आ गए थे। इधर इतना सब कुछ हुआ ही था कि पोलैंड पे हमला कर दिया। हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया 1 सितंबर 1939 पे। जर्मनी ने पोलैंड पे बिजली जैसी तेजी युद्ध नीति का हमला किया, मतलब बहुत तेजी से गए और वहाँ पोलैंड पे को कब्जा लिया। 17 सितंबर को सोवियत संघ ने पूरी पोलैंड पे कब्जा कर लिया। 30 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और दूसरा युद्ध शुरू हो गया। वर्ल्ड वार 2 का पहला साल 1939 से 1940 तक, जो सितंबर 1939 में पोलैंड के पतन के बाद जर्मनी और सोवियत संघ ने उसे आपस में बांट लिया। पश्चिमी मोर्चा कुछ महीनों तक शांत रहा, इससे पोनी वार कहा जाता है। लेकिन अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क पर और नॉर्वे पर कब्जा कर लिया। फ्रांस का पतन हुआ 1940 में, जब मई 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम, नीदरलैंड होते हुए फ्रांस पर हमला किया। सिर्फ 6 हफ्ते में फ्रांस हार गया। ब्रिटेन अकेला बचा। हिटलर की अगला निशाना वही था। ब्रिटेन की लड़ाई 1940 में शुरू हुई। जर्मनी जो वायुसेना ने ब्रिटेन को झुकाने की कोशिश की, लेकिन RAF यानी रॉयल एयर फोर्स ने डटकर मुकाबला किया। यह पहली बड़ी हार थी जो हिटलर को झेलनी पड़ी थी। इससे निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि पहला विश्व युद्ध खत्म होने पर दुनिया ने सोचा कि अब इंसानियत सबक सीख चुकी है, लेकिन वर्साय की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कमजोर लीग ऑफ नेशंस, इन सब ने मिलकर कट्टरपंथी नेताओं को जन्म दिया। हिटलर, मुसोलिनी और जापान में सैन्य शासक। 1920 और 30 के दशक की हर घटना, म्यूरिया पर हमला, इथियोपिया पर कब्जा, राइलेंस में सेना भेजना, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का विलय, यह सब सिर्फ एक बड़ी जंग की तैयारी थी। वर्ल्ड वार 1 का अंत और असल में वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए दिया है, लेकिन सवाल है क्या हम वाकई सीखते हैं? दोस्तों, अगर आपको यह इतिहास की सफ़र पसंद आई तो आपको लगा कि इस तरह की कहानियाँ सबको सुननी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम इतिहास के और भी ऐसे पल खोलेंगे जो किताबों में बस 2 लाइनों में मिलते हैं, लेकिन असल में पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते